हाँ तो बच्चों, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं। पहला टॉपिक है इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता, जिसको कि फिर आपको नोट कर लेना है। इलेक्ट्रॉन बंधुता को इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता बोलिए या फिर इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी। ग्रहण, जैसा कि आपने देखा, ग्रहण यानी एक्सेप्ट करना। यह क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा। आयनन विभाग में आपने क्या देखा था कि परमाणु अपने बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं करेगा। तो जब त्याग नहीं करेगा तो बात किसकी आएगी? क्लोरीन की, क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेता है और उसके बाद Cl- बनाता है। अब जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में देखा था, बताया था मैंने कि आपके प्रत्येक परमाणु अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करना चाहते हैं। किसके आधार पर? तो इलेक्ट्रॉनिक संयोजकता सिद्धांत के आधार पर। ठीक, तो अब 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए, क्लियर है, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, लेकिन क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। जब वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, इलेक्ट्रॉन त्याग करने के लिए उसको ऊर्जा देना पड़ा। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए उल्टा हमें क्लोरीन ही ऊर्जा देगा, यानी कि हमें नहीं, वातावरण को। तो वातावरण को ऊर्जा कैसे देगा? यानी कि हम क्लोरीन, और क्लोरीन को जब हम इलेक्ट्रॉन देंगे तो क्लोरीन क्या करेगा? Cl- बनाएगा और प्लस ऊर्जा देगा। ऊर्जा देगा, यानी कि Cl- के पास Cl से ऊर्जा कम होगी। अब आपके पास 500 रुपए हैं, उसमें से आपने 300 दे दिए, तो पहले जो रुपए थे उसकी तुलना में अब आपके पास कम रुपए हैं। सिंपल सी थ्योरी है, ये बात बड़ी देर से समझ में आती है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देकर समझना है कि जब कोई परमाणु ऊर्जा का त्याग करता है, जब कोई भी परमाणु या आयन या कोई भी पदार्थ ऊर्जा का त्याग करेगा तो उसके पास ऊर्जा की कमी होगी। जब वह ऊर्जा गेन करेगा तो उसके पास ऊर्जा अधिक होगा। तो हम बात करें Cl, तो Cl की ऊर्जा क्या है? Cl की ऊर्जा अधिक ऊर्जा, अधिक ऊर्जा, और अब Cl- के पास कम ऊर्जा। कितना कम? जितना कि वो दे चुका है, बाहर निकाल चुका है। तो अगर हम इसके ऊर्जा के मान को H1 और इसके ऊर्जा के मान को H2 लें, क्लियर है, तो H2 माइनस H1 यानी कि Cl की ऊर्जा और ये Cl- की ऊर्जा, तो ये क्या होगा? आपका नेगेटिव मान आएगा। यह मान कितना आएगा? नेगेटिव। तो -x किलोजूल पर मूल। तो इसको माइनस से प्रदर्शित, नेगेटिव ऊर्जा से प्रदर्शित किया जाता है। यह बात आपको सीख कर रखनी है, बार बार जरूरत पड़ेगी कि नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव क्या होगा। हमेशा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अभी अपन ने -x किलोजूल वहां लिखा था, ध्यान दिया होगा आपने, Na, और Na को अपन ने प्लस ऊर्जा दिया। ठीक, तो Na ने क्या बनाया? Na प्लस और प्लस इलेक्ट्रॉन, राइट है। ठीक, अब यह ऊर्जा जब पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर माइनस ऊर्जा। माइनस ऊर्जा क्यों? क्योंकि वह ऊर्जा को अवशोषित कर चुका है, यानी कि Na की ऊर्जा क्या है? कम है, कम है। यहाँ पर आप देखिए, आपको Cl की ऊर्जा क्या है? अधिक है।
क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन करना है इसको, तो वह अपनी ऊर्जा बाहर निकाल रहा है। हम Na की बात करें तो Na की ऊर्जा कम है और Na+ की ऊर्जा अधिक है। Na+ की ऊर्जा अधिक है। अब अगर हम इसको H1 और इसको H2 लें, H2 क्योंकि वो उत्पाद है। चलिए ये सब बातें अपनी होंगी, अभी तो शुरुआत है, बहुत कुछ सीखना है आपको। चलिए तो यहाँ पर देखें तो अब हम फिर से लेते हैं H2 यानी अधिक, H1 यानी कम, और जब ये माइनस होंगे तो जो होगा वो क्या आएगा, आंसर पॉजिटिव। यानी कि जब बड़ी में से हम छोटा घटाएंगे तो हमारा आंसर होगा +x किलोजूल पर मोल, और जब हम छोटे में से बड़ा घटाएंगे तो वो आंसर नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर अगर हम इस ऊर्जा को ले तो ये माइनस है, लेकिन जो आंसर आया वो पॉजिटिव है। यहाँ पर हमेशा कंफ्यूजन होती है कि यहाँ तो ये नेगेटिव ऊर्जा, माइनस ऊर्जा, क्योंकि इसको हम पक्षांतर कर रहे हैं, प्लस ऊर्जा नहीं लिख रहे, हम क्या लिख रहे हैं, माइनस ऊर्जा। क्यों? क्योंकि ऊर्जा जो यहाँ पॉजिटिव था उसको उधर किया तो वह नेगेटिव हो गया। अब यहाँ पर हम ऊर्जा प्लस ऊर्जा लिख रहे हैं, लेकिन आंसर किस में आ रहा है, वह नेगेटिव आ रहा है। तो उत्पाद में अगर ऊर्जा नेगेटिव है तो डेल एक्स का जो मान होगा वो पॉजिटिव होगा, और अगर उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट में ऊर्जा आपकी पॉजिटिव है तो डेल एक्स का मान जो होगा वो नेगेटिव होगा। कोई जरूरत नहीं है, कोई मतलब नहीं समझ में आ रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप तो इतना जानिए कि आयनन विभव की ऊर्जा को यानी आयनाइजेशन पोटेंशियल वाली एनर्जी को हम +x किलोजूल पर मोल लिखते हैं, प्लस क्योंकि वो पॉजिटिव है, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी तो उसको हम जिसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोलेंगे तो उसको हम नेगेटिव लिखते हैं। अभी आप इतना ही ध्यान दीजिए, छठवां अध्याय जब हम ऊष्मागतिकी पढ़ाएंगे तब आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जाएंगी। वैसे तो अभी भी स्पष्ट हो गई होंगी कि वह नेगेटिव क्यों है और वह पॉजिटिव क्यों है, तो समझ में आ गया, वहां पर रिवाइज हो जाएगा तो पूरा अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो हम बात कर रहे थे क्या, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी की। तो जब कोई परमाणु अपने बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, तो वह ऊर्जा मुक्त करता है, अपने से ऊर्जा बाहर निकालता है, जो कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी कहते हैं। अब उसकी बात भी एक परमाणु के लिए नहीं है, जैसा कि मैंने पिछली बार आपको समझाया था, वह भी एक मोल की ही बातें होती हैं, एक मोल के लिए ही लिया जाता है। उसी को अपन यहाँ पर लिखते हैं -x किलोजूल पर मोल। माइनस का तात्पर्य है कि आपका सिस्टम यानी कि आपका क्लोरीन, आपका एटम ऊर्जा वातावरण को दे रहा है। यहाँ पर प्लस का मतलब है कि वह ऊर्जा ग्रहण कर रहा है। क्लियर है? ठीक, तो ये थी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब हम इसके प्रभावित करने वाले कारक की अगर हम बात कर लें तो वही सारी बातें जो कि आपने आयनन विभव में देखा था वो सारी बातें यहाँ लागू होती हैं। परमाणु का आकार कितना बड़ा है, उसका नाभिकीय आवेश कितना है और उसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा है। तो जैसा उस समय चेंजिंग हो रहे थे बिल्कुल वैसा ही इस समय भी होंगे। आयनन विभव का मान भी किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, बढ़ता जाता है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ती जाती है, क्योंकि परमाणु अगर छोटा होगा तो नाभिक की शक्ति ज्यादा होगी, और नाभिक की शक्ति ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता भी उसकी ज्यादा होगी। ठीक, तो यहाँ पर आपने देखा इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी कि अगर आपका F एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो F प्लस इलेक्ट्रॉन विल गिव F माइनस, और यहाँ पर आपके आता है प्लस ऊर्जा। ऐसे ही हम Cl की बात करें तो Cl प्लस इलेक्ट्रॉन विल गिव Cl माइनस और प्लस ऊर्जा। ठीक, ये तो हुई एक एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की बात।
अब आपने देखा हुआ है कि कोई 2 इलेक्ट्रॉन भी ग्रहण करता है, कोई 3 इलेक्ट्रॉन भी ग्रहण करता है। तो जैसा आयनन विभव में हुआ था कि पहले वो O- बनाएगा, फिर 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, फिर O-2 बनाएगा। तो देख लेते हैं, हम ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन और प्लस 1 इलेक्ट्रॉन वो अपने बाह्यतम कोश में ग्रहण करेगा, तो O- बनाएगा पहले। ठीक, अब ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो 1 ऋणावेश है। आप पहले ही गणना करना सीख चुके हैं, पहले से कितना था, तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8, तो उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 और 1 ऋण आवेश आना यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा आ गया। तो अब ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन हुए कितने, 9, राइट, 8 पहले से, 1 और। बाह्यतम कोश में कितने हो गए, तो बाह्यतम कोश में 6 पहले से थे, 1 और आ गया, तो 7 इलेक्ट्रॉन। अभी वह पूर्ण नहीं हुआ है, उसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन पूर्ण नहीं हुआ, फिर भी यह ऊर्जा बाहर निकालेगा। उसके बाद अब हम लेते हैं O-, तो O- फिर इलेक्ट्रॉन लेगा और ये बनाएगा O-2 और O-2 बनाने के साथ ये फिर से ऊर्जा बाहर निकालेगा, क्योंकि अब इसका अष्टक पूर्ण हो रहा है, तो इस ऊर्जा का मान कम होगा और इस ऊर्जा का मान ज्यादा होगा, क्योंकि अब पूर्ण रूप से स्थायी हो चुका है। तो ये थी विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान आवर्त सारणी में कैसे क्या अंतर करता है, तो जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं, यानी कि हम लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम की बात करें, क्योंकि ये मेटल हैं और इलेक्ट्रॉन किसी भी सूरत में ग्रहण कर ही नहीं सकते, वो हमेशा इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं। फिर भी कुछ ना कुछ, कितना भी पॉजिटिव ही क्यों ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हर चीज की रहती है, निरपेक्ष तो कोई नहीं रहता। हम अब बात करें यहाँ पर, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की। ठीक, तो आवर्त सारणी में किसी भी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान घटता जाता है, जैसा कि आयनन विभव में आपने देखा था, घटता जाता है। और बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी लिथियम के बाद हम बात करें बेरिलियम की बात करें, बाद बोरोन के बाद कार्बन के बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इनकी बात करें, तो बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता जाता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जैसा कि आयनन विभव है, बिल्कुल वैसे ही उसकी पीरियोडिसिटी है कि बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है, आयनन विभव भी बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ती है, राइट। ठीक ऐसे ही ऊपर से नीचे जाने पर आयनन विभव का मान भी घटता है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान यानी कि इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान भी घटता जाता है। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत है इसमें? अब इसका कारण, तो कारण देख लें, तो कारण में पहला है परमाणु का आकार। परमाणु का आकार जितना बड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता उतना कम होगा। परमाणु का आकार जितना छोटा होगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान उतना अधिक होगा। दूसरा, नाभिकीय आवेश की प्रबलता यानी कि एक्टिव, सक्रिय नाभिकीय आवेश। अब नाभिकीय आवेश तो हम लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम में भी जाते हैं, तब भी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती जाती है। क्यों? क्योंकि परमाणु संख्या बढ़ेगी तो नाभिकीय आवेश तो बढ़ेगा, साथ ही लेकिन कक्षाओं का आकार, कक्षाओं की संख्या भी बढ़ती जाती है, जिसके कारण कि वो इनएक्टिव होता है, वो नाभिकीय आवेश प्रभावी नहीं होता। नाभिकीय आवेश प्रभावी कब होता है कि जब कक्षाओं की संख्या या परमाणु का आकार तो छोटा हो, लेकिन नाभिक पर होने वाला आवेश में वृद्धि हो। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश ये भी दोनों को प्रभावित करती है, चाहे वो आपका आयनन विभव हो, चाहे आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो, और या फिर हम जो आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता वो हो। सब में परमाणु का आकार और प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान जितना अधिक होगा,
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ही अधिक होगी, राइट। ठीक, तो ये बात ध्यान रखने वाली बात है। अब थोड़ा सा इसमें चेंजिंग है। हमने अभी अभी आपको बताया कि जब भी पूछा जाता है परीक्षा में प्रश्न, वो क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछते हैं। क्यों? क्योंकि वो नियम से हटके है। जब भी पूछा जाता है तो वो हटके ही चीजें, वो बेरिलियम बोरोन का पूछेंगे क्योंकि वो हटके है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन का पूछेंगे क्योंकि वो हटके है। तो यहाँ भी एक चीज है जो कि हटके है, और वो हटके क्या है? तो ये आपका फ्लोरीन, जो आप यहाँ ऊपर है, फ्लोरीन और क्लोरीन। ठीक, इसका हम ग्राफ बना लेते हैं जैसे कि पिछली बार बनाया था। नीचे परमाणु संख्या लेना है और साइड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो चलिए देखते हैं, ये सब आपको नोट कर लेते जाना है। मैं नोट नहीं करवा रही हूँ, लेकिन आपको नोट करते जाना है। क्योंकि नोट इसलिए नहीं करवा रही क्योंकि फिर आपको जब आपके सामने ये लेक्चर है तो वीडियो के रूप में है, हम कहीं नहीं जा रहे, आपके फ़ोन में ही है, तो आप आराम से नोट करते रहेंगे। हम यहाँ पर टाइम क्यों वेस्ट करें, राइट है। उसके बाद क्या कहते हैं, बाकी बहुत ज़्यादा अगर समस्या आती है कि आप इनको नोट नहीं कर सकते, डेफिनेशन मेरे बोलने में परेशानी आ रही, आवाज़ नहीं आ रही सही से, तो आप कमेंट कर सकते हैं, ग्रुप में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप वैसे भी कमेंट कर सकते हैं। तो वहाँ पर हम फिर इसमें सुधार लाएंगे। ठीक, अभी जो मैं बोल रही हूँ स्पष्ट है, आप उसको लिखते जाएंगे और आप बुक की मदद ले लीजिए। बुक सबके पास है, समझ में यहाँ आ रहा है, आप बुक की मदद लीजिए। अब जब आप बुक खोलेंगे तो आपको बुक अपना सा लगेगा, ये मेरा वादा है। बुक में अब कोई परेशानी आपको समझने में नहीं जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हम ग्राफ बना रहे थे, तो ग्राफ में हमें क्या लेना है, ग्राफ में नीचे परमाणु संख्या को बढ़ते हुए दिखाना है। तो ये हो गया आपका परमाणु संख्या, जैसा कि पिछली बार बनाया था, कुछ नया नहीं है। और यहाँ पर अब हम पॉजिटिव नहीं, ऋणात्मक मान, नेगेटिव ऋणात्मक मान, राइट, क्योंकि हमने ऋण x लिया हुआ है, ऋण x किलो जूल पर मोल। हम इस मान को यानी कि यहाँ पर ऋणात्मक मान में वृद्धि करना है। ठीक, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी कि इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण और एंथैल्पी लेंगे, उसका ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी, राइट है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी। उसके बाद ये -x किलो जूल पर मोल, राइट है। ठीक, अब यहाँ पर जो हमने लिया, हम हैलोजन, जो सबसे लास्ट में ग्रुप है आपका 7वां ए समूह, या फिर अपन 17वां समूह बोले, जिसको अपन हैलोजन परमाणु बोलते हैं, हम उसकी बात करें तो यहाँ पर आपका फ्लोरीन की परमाणु संख्या सबसे कम, क्लोरीन की और ज्यादा, ब्रोमीन की और ज्यादा, और आयोडीन की और ज्यादा। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ इस तरह से होना चाहिए था। परमाणु संख्या तो बढ़ रही है, ये क्लोरीन ऊपर क्यों चला गया? आपके मन में प्रश्न आया होगा, बिल्कुल आया होगा कि या तो हम क्लोरीन को भी ऊपर कर दें, और ये क्लोरीन ऊपर क्यों चला गया, राइट है। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान जो होता है -x में नेगेटिविटी कम होती है, और क्लोरीन ज्यादा नेगेटिव होता है, ब्रोमीन और कम, आयोडीन और कम। जबकि अभी हमने देखा कि किसी भी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान कम होता जाता है। तो फिर ये क्लोरीन ऊपर और फ्लोरीन नीचे क्यों रह गया? सीधी सी बात है, यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11वीं ले लो, 12वीं ले लो, मेरे ख्याल से तो 9th में भी पूछते थे, राइट है। तो ये
चीज हमेशा आपको ध्यान रखना है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब आप हैलोजन या समूह 17वां पढ़ेंगे तब भी आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है और फ्लोरीन की कम। तो उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है परिरक्षण प्रभाव, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी अपन बोल सकते हैं। अब हम दोनों की संरचना बना लेते हैं। उसका कारण जानने के लिए हम दोनों की परमाणु संरचना बना लेते हैं। तो फ्लोरीन की परमाणु संख्या 9, अपन ले 2 और 7। क्लोरीन की परमाणु संख्या 17, 2, 8 और 7। इसका बाह्यतम कोश दूसरा, इसका बाह्यतम कोश तीसरा। तीसरे में संख्या कितनी चाहिए? 18। दूसरे में संख्या कितनी चाहिए? 8। ये एग्जाम्पल हम ऑटो और बस से समझ सकते हैं। एक ऑटो मान के चलो उसमें 8 सवारी भरी जानी है, एक बस जिसमें सीटों की संख्या 18 है। हम 8 और 18, हालांकि ऑटो वाले भी 14-15 भर लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है, वहाँ हमें नहीं जाना। हमारी बात जो हो रही है वो क्या है? दूसरी कक्षा जिसका रिक्वायरमेंट 8 है और तीसरी कक्षा जिसकी रिक्वायरमेंट 18 है। ठीक, अब 8 में से 7 भरा हुआ है। चलिए हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। पहली कक्षा जिसमें कि 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा जिसमें कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 और थोड़ा सा हटकर बना तो 7। और ये दूसरी कक्षा में भरी भरी दिख रही है, ऑलरेडी भरी हुई है। हम अगर इसी में क्लोरीन की संरचना बनाए तो पहली कक्षा 2, दूसरी बिल्कुल इसके बराबर बनाते हैं। दूसरी कक्षा में 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। लेकिन हम तीसरी कक्षा बनाएंगे तो बड़ी, क्योंकि वहाँ 18 के लिए है। तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, आने की जगह होती है, लेकिन यहाँ पर भरे कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। तो यहाँ पर आप देखे हुए हैं कि अगर ऑटो 8 सवारी भरना है, लास्ट का 1 बचा है, तो वहाँ पर जो पहले से बैठे हुए व्यक्ति होते हैं, यात्रीगण होते हैं, वो और फैलने की कोशिश करते हैं, अगला ना आ पाए। बिल्कुल वही स्क्रीनिंग इफेक्ट है। परिरक्षण प्रभाव, यानी कि यह इलेक्ट्रॉन आने वाले इलेक्ट्रॉन को ज्यादा प्रतिकर्षित करेगा और यह इलेक्ट्रॉन आसानी से अंदर नहीं आ पाएगा, जबकि क्लोरीन में इतनी पर्याप्त जगह है कि बड़े आराम से वो इलेक्ट्रॉन अपने तीसरी कक्षा में आना है उसको, वो आराम से इन हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जितनी आसानी से आएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, सॉरी इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी है। ठीक, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। तो यह जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर पाएगा उसकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी उतनी अधिक होगी। क्लियर है? तो अब आपको पता चल गया होगा कि क्लोरीन ऊपर क्यों है, क्लोरीन के रेस में, है ना, क्लोरीन से रेस लगाने में क्लोरीन आपका ऊपर है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है फ्लोरीन की तुलना में। क्लियर है? यहाँ आपका खत्म होता है क्या? इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी। अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लें विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। चलिए, आप ये विद्युत ऋणात्मकता पढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको सहसंयोजी बंध, जो कोवैलेंट बॉन्ड है, उसकी हमें फिर से आवश्यकता पड़ गई। आपने 11वीं 12वीं या किसी लेक्चर में, मुझे ध्यान नहीं है, उसमें आपने देखा होगा कि मैंने सहसंयोजी बंध को थोड़ा सा पढ़ाया हुआ था। हालांकि ये 4थे चैप्टर का है, ये आपका 3रे चैप्टर का है, फिर भी सहसंयोजी बंध मैंने वहाँ पर इसलिए पढ़ाया था, एक तो मुझे वहाँ आवश्यकता थी उसकी, क्योंकि सहसंयोजी त्रिज्या में, और दूसरा यहाँ पर आप उसको पढ़े बिना विद्युत ऋणात्मकता तो बिल्कुल समझ नहीं सकते। तो विद्युत ऋणात्मकता की बात करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता
ऋणात्मकता या फिर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें। चलिए ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की परिभाषा आप लिख लीजिए। किसी भी सहसंयोजी बंध में, किसी भी सहसंयोजी बंध जो कि सहसंयोजी त्रिज्या वाले चैप्टर में आपको मिल जाएगा, किसी भी सहसंयोजी बंध में साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की क्षमता, साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की क्षमता क्या कहलाती है? विद्युत ऋणात्मक। किसी भी सहसंयोजी अणु में या बंध में साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता क्या कहलाती है? विद्युत ऋणात्मकता। ये परिभाषा आपको लिख लेना है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। साझे के इलेक्ट्रॉन को कोई क्यों खींचेगा? ठीक, तो बहुत ज्यादा ठंड हो और छोटी सी रजाई हो, ठंड बहुत ज्यादा है और छोटी सी रजाई में दो लोग सो रहे होते तो क्या होगा? एक अपनी ओर खींचेगा, दूसरा अपनी ओर खींचेगा, एक अपनी ओर खींचेगा, दूसरा अपनी ओर खींचेगा। सहसंयोजी बंध में पूरा इलेक्ट्रॉन किसी के पास नहीं होता, यह आप देख चुके हैं। होता क्या है कि वहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, राइट। अब देखें अपन HCl की बात करें तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 आउटर मोस्ट में, इन सब में कोई परेशानी नहीं है आपको। अब ये अपने बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है, जिसके कारण एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी क्लोरीन से करता है और क्लोरीन अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है और वह एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हाइड्रोजन से कर लेता है और ये दोनों सहसंयोजी बंध के द्वारा एक दूसरे से बंध जाते हैं। क्लियर है? अब क्लोरीन चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन मेरी ही तरफ रहा आए तो मेरे 8 हमेशा दिखें। हाइड्रोजन चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन मेरी ही तरफ रहा आए तो 2 मेरे हमेशा दिखेंगे और मेरा अष्टक पूर्ण हो जाएगा। लेकिन होगा क्या? जिसकी शक्ति ज्यादा होगी, जिसका पावर ज्यादा होगा, वह उस इलेक्ट्रॉन को खींचने में, अपनी तरफ खींचने में सक्षम हो जाएगा। अब यहाँ पर पावर से ज्यादा से क्या मतलब है? तो पावर ज्यादा से मतलब है कि क्लोरीन के पास +17 धनावेश प्रोटॉनों की संख्या जो कि उस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहे हैं और हाइड्रोजन के पास मात्र +1 है। तो ये बेचारा वो इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ जाएगा? क्लोरीन की तरफ। तो यहाँ पर विद्युत ऋणात्मकता किसकी ज्यादा हुई? क्लोरीन की। हाइड्रोजन की कम हुई। किसके कारण? तो उसके नाभिक पर उपस्थित आवेशों की संख्या के कारण। तो अब बात करें, ठीक, सीधी सी बात अपन को पता चल गई। क्या चल गई? कि कक्षा, दूसरा आवर्त यानी दूसरी कक्षा, दूसरा आवर्त दूसरी कक्षा, तीसरा आवर्त तीसरी कक्षा, चौथा आवर्त चौथी कक्षा। यानी कि यहाँ से हम लिथियम से लेकर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, जहाँ भी अपन जा रहे हैं तो नियॉन को हम इसलिए छोड़ दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि नियॉन का अष्टक वैसे ही पूर्ण है, वह इस भागदौड़ में शामिल ही नहीं है। लेकिन लिथियम से लेकर फ्लोरीन तक इस भागदौड़ में शामिल है। तो जब आप किसी भी आवर्त में, ये कौन सा आवर्त है आपका? दूसरा, किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो कक्षा तो सेम है। पहली कक्षा दूसरी कक्षा, पहली कक्षा दूसरी कक्षा, पहली कक्षा दूसरी कक्षा, पहली कक्षा दूसरी कक्षा, कक्षा तो बिल्कुल सेम है। लेकिन नाभिकीय आवेश यहाँ पर +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती जा रही है। कक्षा के आकार में वृद्धि नहीं हो रही है। क्लियर है? तो इसलिए बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता जाता है। यानी कि अगर ये दोनों साझेदारी करेंगे तो कौन जीतेगा? क्लोरीन। ये दोनों साझेदारी करेंगे तो कौन जीतेगा? ऑक्सीजन। ये दोनों साझेदारी करेंगे तो कौन जीतेगा? नाइट्रोजन। ये दोनों साझेदारी करेंगे तो कार्बन। ये दोनों साझेदारी करेंगे बोरॉन। ये दोनों साझेदारी करेंगे तो बेरिलियम जीतेगा, जिसके नाभिक में ज्यादा
चार्ज है, ज्यादा आवेश है। ठीक, अगर हम यहाँ पर बेरिलियम को फ्लोरीन से जोड़ दें तो कौन जीतेगा? तो आपका फ्लोरीन जीतेगा। जाहिर सी बात है, जब इससे भी हार रहा है तो इससे तो हारेगा। क्लियर है? ठीक है, तो विद्युत ऋणात्मकता बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता जाता है। उसके बाद ठीक उसी प्रकार आयनन विभव भी आपने देखा, बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है। आपने देखा आयनन विभव के बाद इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी, वो भी बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता जाता है। और अब आप पढ़ रहे हैं विद्युत ऋणात्मकता, तो वो भी बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता जाता है। राइट है। घटता क्या है? तो परमाणु का आकार, परमाणु की त्रिज्या और ये आयनिक त्रिज्या, सहसंयोजी त्रिज्या वगैरह वगैरह। ठीक है, वो चीजें आपकी कम होती। अब हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? ग्रुप में। तो जब भी हम किसी समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होगा? बिल्कुल आयनन विभव के समान घटता जाता है। तो हम ऊपर से नीचे जाते हैं, लिथियम के नीचे सोडियम, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम, बोरोन के नीचे आपका एल्यूमिनियम, कार्बन के नीचे सिलिकॉन, नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन है। बिल्कुल आवर्त सारणी में है। अब तक तो आपको याद भी हो चुका होगा, बिल्कुल याद है। ठीक, तो यहां से जब हम क्लोरीन की तुलना करें तो क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन से कम होगी, जबकि नाभिकीय आवेश की मात्रा ज्यादा है। क्यों? क्योंकि परमाणु के आकार में वृद्धि हो रही है। तो जैसे जैसे परमाणु का आकार बढ़ेगा विद्युत ऋणात्मकता का मान घटेगा। क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन और सल्फर की बात करें तो ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणात्मक होगा और सल्फर कम विद्युत ऋणात्मक होगा। क्लियर है? फिर हम नाइट्रोजन फास्फोरस की बात करें तो नाइट्रोजन अधिक विद्युत ऋणात्मक होगा, किसकी तुलना में? फास्फोरस की तुलना में। बिल्कुल ये बात आप ध्यान रखिए। अब यहीं आपके ऋणायन बने थे NO3, CO3, आपका OH- वगैरह वगैरह। ठीक है, तो बिल्कुल इसी से बने थे। कार्बन, सिलिकॉन की बात करें तो कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी, सिलिकॉन की विद्युत ऋणात्मकता कम होगी। यानी जैसे ही आवर्त समूह में अपन ऊपर से नीचे जाएंगे तो आयनन विभव का मान ऊपर से नीचे जाने पर, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, घटता जाता है, घटता जाता है। अब घटता जाता है तो आप ये नहीं सोचिए ये तीर का निशान नीचे बना है, ऊपर नहीं बना है, यानी कि ऊपर से नीचे आने पर घटता है। नहीं तो आप सोचें कि नीचे से ऊपर जाने पर ये घटता जाता तो लिखा है बढ़ता जाता है, तो नहीं, तीर का निशान जहां जाता है वहां ये बढ़ता जाता है और ये घटता जाता है। ठीक है, अब इसके साथ हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे जो हमने आयन बताए थे आपको, जो हमने बताया था पीरियोडिसिटी पढ़ने के बाद। इसको इसीलिए पढ़ा रही हूँ ताकि 9th के बच्चे भी इसको जान सकें कि आपने जो SO4-2 याद किया है तो वो -2 आया कहाँ से। क्लियर है? ठीक है, तो हम बात करते हैं आपके कुछ ऋणायनों की। ठीक, तो ऋणायनों में आपने पढ़ा था CO3-2, SO4-2, NO3-OH-। ठीक, इतने ही लेते हैं, इतने में तो फिर आपको समझ में आ जाना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करें तो जो नीचे है, यानी कि जिसकी विद्युत ऋणात्मकता कम है, जब 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में संयोग करते हैं। ठीक, तो आपने संयोजकता 2 प्रकार की पढ़ी, एक धनात्मक संयोजकता और दूसरा ऋणात्मक संयोजकता। तो जब ये आयन बनाए जाते हैं, ठीक है, तो ये आपको कभी बुक में नहीं मिलेगी, ऐसा है नहीं, लेकिन हम बता रहे हैं आपको क्या है कि जो आपके जिसकी विद्युत ऋणात्मकता कम है, बिल्कुल इसी से पहले कीजिए यहाँ पर, इसीलिए इसको हमने साफ नहीं किया हुआ है, इसको हमने लिखे रहने दिया है। कार्बन कहाँ है? तो बाएं। ऑक्सीजन कहाँ है? तो दाएं। विद्युत ऋणात्मकता किसकी ज्यादा है? ऑक्सीजन की। किसकी कम है? कार्बन की। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? +4 -4, तो हम प्लस वाली संयोजकता लेंगे, तो प्लस वाली संयोजकता ये हो गई +4। ऑक्सीजन की
माइनस वाली संयोजकता लेंगे। तो ऑक्सीजन की माइनस वाली संयोजकता कितनी हो गई? -2। तो यहाँ पर 3 है, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 3। तो 3 गुने -2 की बात करें तो ऑक्सीजन पर पूरा -6 ऋण 6 आता है। अब ऋण 6 में आप 4 जाने दीजिए तो परिणामी आवेशों की संख्या कितनी हुई? -2। तो इसलिए CO3 पर क्या है? -2 है। अब आप बकायदा निकालना सीख चुके होंगे। हम सल्फर की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें तो सल्फर कहाँ है? तो ऑक्सीजन के नीचे। तो सल्फर की कौन सी संयोजकता लेंगे? धनात्मक संयोजकता। और ऑक्सीजन की कौन सी संयोजकता लेंगे? ऋणात्मक संयोजकता। तो ये आपका हो गया क्या? +6। सल्फर के वातम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए धनात्मक संयोजकता उसकी +6 होगी। और ऑक्सीजन की 6 होते हैं लेकिन उसमें 2 की आवश्यकता है, तो उसकी ऋणात्मक संयोजकता कितनी होगी? ऋण 2। तो 4 गुने -2, तो ये आपका आया -8। -8 में से +6 गया, बचा कितना? तो -2। क्लियर है? कोई दिक्कत? यहाँ पर आप देख रहे हैं 8 में से 6 गया, 2 कौन सा? तो -2, क्योंकि ऋण आवेश ज्यादा है। राइट है। NO3 की बात करें तो ये +5 पता है अब आपको, -2 तो ये +6 -6, 3 दूनी 6 ऋण 6। तो ये आपका -6 में से 5 गया तो बचा कितना? NO3 पर ऋण आवेश आता है। ठीक ऐसे ही हम हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीजन का -2 और हाइड्रोजन का +1। तो इस तरह से तो परिणामी आवेश क्या हो गया? OH-। ओके, चलिए तो ये आप समझ गए क्या? विद्युत ऋणात्मकता। और इस विद्युत ऋणात्मकता के कारण ही ऋणायन धनायन होते हैं। यह विद्युत ऋणात्मकता, ये जो पीरियोडिसिटी है, आपके पूरी पढ़ाई में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इसको आप 1 बार 2 बार जब तक समझ में ना आए तो इन लेक्चर्स को बार बार देखें, जब तक कि पूरा समझ में ना आ जाए।